हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है एंड जुडिशरी। देखिए, टैक्सेशन लॉ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल इनकम के कॉन्सेप्ट की बात करी थी आपको। अगर या तो सेक्शन 2(1)(a) और सेक्शन 10(1) उसी के केसेस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट है ना, जो लॉ है उसका टॉपिक 4 है, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेक्चर 4 है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो। केसेस आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, ये सारे केसेस आपके केसमेट में दे रखा है बिल्कुल। तो इसी केसेस की बात करेंगे, है ना, बारी बारी से देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लीजिए। जो आपको काम कीजिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला केस है, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस CIT बॉम्बे, 1955 का केस है। देखो, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, इसके पहले जो इनकम टैक्स रूल्स था ना, 1922 या एक्ट बोल लो, जो भी उसको बोल लो, उसी के पर्पसफुली बाद में 61 एक्ट बनाया गया था। तो जो पहले के केसेस 61 के पहले, वो 1922 के रूल्स जो थे वो मतलब उनके अंडर में किए जाते थे, उनसे सोल्व किए जाते थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या था, जो ऑब्जर्वेशन निकला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कहती है कि क्या होगा यदि जो कोई भी कंपनी है उसका प्रॉपर जो इंटायर प्रॉफिट है वो एग्रीकल्चरल से आ रहा है, या एग्रीकल्चरल इनकम बोल सकते हैं उसको, कि एग्रीकल्चर इनकम से मुझे सारे के सारे कंपनी को जितना पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम से आ रहा है। पर डिविडेंड का क्या, व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड और शेयर होल्डर्स प्रॉफिट, तब क्या होगा, इसका क्या मतलब हो, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम में होगा? फैक्ट आपको इतना में समझ में आ जाना चाहिए कि एक कंपनी में 2 लोग हैं, ठीक है, उसमें एक पार्टनर होता है। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट जब आप पढ़े होगे 3rd सेमेस्टर में, तो आपको पार्टनरशिप फर्म का पता होगा। देखिए, पार्टनरशिप फर्म कोई अपने आप में लोकल, मतलब सच कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। कुछ लोग मिलकर, अगर है ना, आपके लिए इंटरेस्ट में अगर आप कहोगे तो मैं पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं मतलब वो और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मुझे खुद को भी काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ने में उस समय जब मैं पढ़ा था। तो अगर LLM इंटरेस्ट आपको देना है तो यू कैन से, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। पर आपको उसके लिए चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर पढ़ा दो, यहाँ भी पढ़ा दो, ठीक है, जो भी है। अब आप बात को समझो। अब अपनी कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं, पार्टनरशिप फर्म की कोई अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी होती है, दे आर इंडिविजुअल्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप, उनके एक नाम को क्या दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप एक शेयर होल्डर हो, आपको शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉफिट आ रही है, 100 रुपये प्रॉफिट आ रही है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंड का, कि उसमें से प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उस शेयर के हिसाब से, जैसे वो शेयर्स खरीद रखे लोगों ने, जैसे शेयर से मान ली किसी को 10% 15% है, तो उसके प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है, डिविडेंड शेयर दिया जाता है। पहले DDT होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब तो नहीं लगता इंडिया में, पहले टैक्स लगता था। 2-3 साल पहले इसको खत्म कर दिया गया, 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो अब बताओ, कोर्ट में पहुंचे बच्चा एफ गुजदार। अब इनका कहना था कि सर हमें तो एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। पर कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ठीक है, आप चाय बागान में काम, मतलब आपका जो है वो बिजनेस है, 40% टैक्सेबल है, 60% टैक्सेबल नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। कॉफी में 75% है, 25% नहीं है, सब मैंने आपको बताया हुआ कल भी, तो एक अलग वीडियो में बनाएंगे कभी। तो मुद्दा क्या था कि क्या डिविडेंड को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल इनकम बोलना चाहिए? उनको अगर शेयर होल्डर्स का पैसा दे रहे हैं, डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा आपको याद रखना है इस चीज में, आपकी जो सीडी है, सीडी ऐसे होती है ना, देखो ये पहुंच गए आप ग्राउंड पे, ये आपका लैंड है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो सीडी है ना, लास्ट वाली सीडी, या कुछ केसेस में ये सीडी, अगर ये है तभी हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर तीसरी सीडी इसमें ऐड हो गई तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि भैया ये जो है ना, ये, या फिर ये 3rd सीडी इसको बोल लो, उसको बोलेंगे क्या कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, कभी नहीं बोल सकते। इस सीडी का क्या मतलब है, आपका इमीडिएट और डायरेक्ट और इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, मान लीजिए पैसा अगर यहां आ रहा है तो डायरेक्ट और इफेक्टिव सोर्स कौन सा होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। इस केस में नहीं है, कुछ केसेस में मान सकते हो तो, पर यहां तो है ना, ये सीढ़ी पे खड़े हो तो ऑब्वियस आपको पैसा कहां से आ रहा है, लैंड से। पर यहां खड़े हो तो आपका पैसा लैंड से डायरेक्ट आ रहा है, ये नहीं कह सकते। बीच में 2 सीढ़ियां और है जो क्रॉस करके आ रहा है। तो डिविडेंड होल्डर के साथ यही प्रॉब्लम है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा उस शेयर से आ रहा है, उस शेयर से आ रहा है जो उन्होंने खरीद रखे हैं, ना कि लैंड से आ रहा है। लैंड से कंपनी को पैसा आ रहा है, पर शेयर होल्डर्स को नहीं आ रहा। तो कंपनी एज अ फर्म कह सकती है कि ठीक है सर, हमारा तो क्या है, एक बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो उनका एग्रीकल्चर इनकम है जो 60% टैक्सेबल नहीं है। पर आप एज अ पार्टनर नहीं कह सकते कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा, ये बात कही गई, ठीक है, हमेशा याद रहेगा ये चीज। चलो आगे देखते हैं। CIT वर्सेस विनय कुमार सहस्रॉय राजा थे, उनका केस है, 1957 का केस है।
अब इनका क्या था, विनय कुमार सहस रॉय का, इनका एक बहुत बड़ा वो एरिया था, क्या नाम है, ये बहुत बड़ा एक ऐसे बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया था, जहाँ पे फॉरेस्ट था इनका बहुत एकड़ में, 600-700 एकड़ में इनका फॉरेस्ट लैंड था। तो इनको इनके कह रहे थे कि फॉरेस्ट से जो भी पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, बाद में ट्राइब्यूनल्स वगैरह सबके पास गया था, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। तो इसमें कहा क्या गया वो इंपॉर्टेंट है, दैट लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस डज नॉट इंक्लूड फॉरेस्ट ग्रोन अप विदाउट फॉस्टरिंग ऑफ ट्रीज और विदाउट परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस। ये कह रहे थे, सहस रॉय कह रहे थे कि देखो ऐसा है कि हमने तो उसमें वो बेसिक ऑपरेशंस किया है, हमने कुछ तो ठीक है, कुछ फॉरेस्ट 150 साल पुराने हैं, पर कुछ फॉरेस्ट एरियाज ऐसे हैं, कुछ और फॉरेस्ट उसमें मैंने अपने वर्कर से लगवाए हैं, कुछ ऐसे मैंने खेती करी उसमें, मतलब खेती ऐसे नहीं, इरिगेशन करवाते हैं, फिर सीड्स वगैरह छिड़कवाते हैं, फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है एक पेड़ के उगने के बाद का प्रोसेस, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इनका वर्कर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इन्होंने वर्कर्स वगैरह रखा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक तो ट्राइब्यूनल्स ने गलती करी कि उन्होंने कोई कमीशन नहीं बिठाया, कमेटी बिठाना चाहिए था जो ये चेक करता कि क्या 600 एकड़ का 600 एकड़ टैक्सेबल नहीं होगा या 600 एकड़ का 600 एकड़ टैक्सेबल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉरेस्ट एरिया मान लीजिए 100 एकड़ पुराना है, पर अब आपके पास जमीन है तो आपने इसी के साथ अटैच्ड जमीन में खेती करके कुछ फॉरेस्ट लगा दिया 500 एकड़ में मान लो, तो ये 100 एकड़ के बेसिक ऑपरेशंस आपने तो नहीं किए ना, आपने तो नहीं किए, ये मान लो कब के हैं, कब किया होगा, किसने किया, फॉरेस्ट तो समय लगता है पेड़ को उगने में, पर अगर आपने इसको 500 एकड़ में बेसिक ऑपरेशंस फॉलो किया है, बेसिक ऑपरेशंस फॉलो मतलब बेसिक ऑपरेशन समझ रहे हो ना, कल मैंने बोला था खेत जोतना, सीड्स डालना, इरिगेशन, एवरीथिंग वो कर रहे हो, ह्यूमन स्किल यूज हुआ, ह्यूमन लेबर यूज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि वो टैक्सेबल नहीं होगा 500 एकड़। पर ओवरऑल कंप्लीट ये तो नहीं कह सकते हम, ये तो नहीं कह सकते हम कि सारे के सारे टैक्सेबल नहीं होंगे, सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। तो इस केस में बोला कि ट्राइब्यूनल्स को कमीशन बिठाना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं बिठाया, दैट्स ओके फाइन। पर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ ट्रीज को हम ये नहीं बोल सकते कि वो एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि बेसिक ऑपरेशंस वहां पे डन नहीं किया गया है, बेसिक ऑपरेशंस होने ही चाहिए। बात को बुझे? चलो थर्ड केस है सीआईटी वर्सेस मड्डी वेंकटस सुबैया का केस है, 1951 का केस है, क्या है देख लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मान लीजिए मैं हूं, मैंने किसी फार्मर से डायरेक्ट वो खरीदा, क्या नाम है, स्टैंडिंग क्रॉप्स पेड़, मैंने देख लिया कि सर 1-2 एकड़ में धान हो रखा है, मान लो कुछ भी हो रखा है, मैंने उसको बोला कि यार जैसे हो ना ये पूरा 2 एकड़ का फल जो है ना, क्या नाम है, फसल है, वो मेरा हो गया, खरीद लिया आपने, हार्वेस्टिंग के बाद वो आपके मतलब खलिहान में पहुंचा, फिर उसको आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किया, उसको मार्केट में बेच दिया, तो क्या आपको एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा वो चीज? तो कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वही सीढ़ी वाली बात मैं कह रहा हूं, बार बार ये सीढ़ी वाली बात कह रहा हूं, आपने स्टैंडिंग क्रॉप्स जरूर किया, पर आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किया है, बेसिक ऑपरेशंस कौन कर रहा? फार्मर। तो फार्मर के लिए एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, वो फसल बेचने से उसको जो पैसा मिला वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। पर आप खरीदे, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस फॉलो किया, उसके बाद बेचे, तो आप यहां हो गए। आपको नहीं कह सकते कि आप यहां से डायरेक्ट लैंड और इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कौन है? आपका लैंड, ये नहीं कह सकते आप। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स को खरीदना, हार्वेस्टिंग के बाद उसको बेच देना विल नॉट अमाउंट टू व्हाट? एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप कंपनी हो या फिर कोई भी हो, आपने बेसिक ऑपरेशंस किया तो नहीं किया, आपने सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किया। बेसिक ऑपरेशंस कौन कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट कर रहा है, फार्मर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच सेल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। हमेशा याद रखना है सीढ़ी वाली कॉन्सेप्ट। चलो सीआईटी वर्सेस एचडी डटे का केस है, इसको भी देख लो क्या है। इसमें भी बिल्कुल सेम कैसे मैंने आपको कल बताया था, एक शंकर लाल का केस अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या हुआ था एचडी डटे के केस में? अब एज अ फार्मर, मैंने बोला बिजनौर के फार्मर का कल एग्जाम्पल दिया था मैंने। अब इन्होंने शुगर केन उपजाया, खेतों में उपजाया, अब इनके पास मार्केट है, वो है मेरठ में या दिल्ली में, पर वो एक ही कंपनी, एक ही मिल है जहां पे पूरा बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये सहारनपुर के लोग जो आकर बेचते हैं, एक ही मिल है। उस मिल की कैपेसिटी मान लो 100 टन या 100, जो भी बोल लो, 100 टन बोल लो। अब पांच ही किसानों ने इनको 100 टन पूरा कर दिया, अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो बाकी के जो और किसान है, मान लो 10 किसान और बच गए, मान लो फार्मर्स बच गए। अब ये क्या करेंगे? अब ये शुगर केन तो काट दिया इन्होंने, अब गन्ना तो काट लिया, अब गन्ना की कैपेसिटी कम जाती है थोड़े समय में, 1-2 दिन में ही। अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा गुड़ में, क्योंकि अगर बेचना है मार्केट में, तो तब इन्होंने अपने ही कोलसार में या अपने ही लैंड का यूज करके, अपने ही मशीनरी का यूज करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया गुड़ में। तो ये कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स वाले की एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा आपका। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, बेचेगा कहां आदमी? किसान कहां बेचेगा?
अब उसके पास मिल ही नहीं है, अब एक मिल है, मिल की कैपेसिटी खत्म हो गई तो कहां बेचेगा, इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फार्मर की जो लॉसेज है वो बढ़ जाएंगी, कैपेसिटी कम जाएगी शुगर केन की। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इन कन्फॉर्मिटी विद बेसिक ऑपरेशंस और नीड में है, अगर जरूरत है, वो जरूरत केस बाय केस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, चलो के लक्ष्मण। अब देखो ऐसा ही एक केस है, मैं आपको बता देता हूं, शकरलाल नारायण का केस जो मैं आपको कल बता रहा था 1965 का गुजरात का, उसमें भी यही चीज था। देखो अब इसमें क्या हुआ था, ये ले आए थे एक गला सीड्स होता है करके कुछ ऐसा खरीद कर ले आए थे मार्केट कहीं से, और उसको इन्होंने क्या किया कि बाद में उपजाया, पर वो इंडिया में नहीं बिका, इंडिया के बाहर भी मार्केट नहीं था जहां पे बिक रहा था बहुत अच्छा, तो इन्होंने इसको लुफाज में कन्वर्ट करके फिर बेचना चाहा। तो इनको जो पैसा हुआ, कह रहे थे इनकम टैक्स वाले कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा, पर कोर्ट ने कहा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ही नहीं इंडिया में गला सीड्स का, लुफाज का, इंडिया से बाहर भी नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत रेयर है। तो उस केस में अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करके कोई बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल टू बी सोल्ड इन द मार्केट एनीवेयर जनरली इन इंडिया, कल मैंने आपको बताया था, और एडिशनल प्रोसेस जो आप कर रहे हो से लेवल करने के लिए कर रहे हो, और ओवरऑल जो ओरिजिनल कैरेक्टर प्रोडक्ट है वो नहीं सेल कर रहे आप, वो नहीं चेंज कर दे रहे आप, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है, ओरिजिनल कैरेक्टर जो प्रोडक्ट है वो नहीं चेंज कर रहे हो, पर आपको अभी तीनों चीजें पूरी कर रहे हो, तो आपको बोल सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस लीजिबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, उसको पैसा आएगा, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। ये केस मैंने आपको कल बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है कल्टीवेटर या रिसीवर इन काइंड कुछ भी एक्स्ट्रा से लेवल करने के लिए, तो ये तीन टर्म्स जो है, तीन कंडीशन जो है वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, यही सेम चीज था। ये जो केस देख लो कि लक्ष्मण एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी का केस क्या था। अब ये मलवरी लीव्स था, जैसे मैंने आपको कल कॉटन का बताया था ना, कॉटन का बताया था वही चीज है। मलवरी जैसे तसर होता है, सिल्क होता है, एक तरीके से बहुत तरह के सिल्क होते हैं, मलवरी होता है, तसर होता है, और भी दो तीन होते हैं। तो ऐसे कुछ लीव्स जो हैं वे उपजा रहे थे, क्या रहे थे खेतों में। ठीक है, पत्ते जब तक आप उपजा रहे हो फेयर इनफ। अब ये पत्तों को खिला रहे थे सिल्क कोकून्स बनाने के लिए, फिर उसके बाद जो था वो सिल्क बना रहे थे किसी चीज के थ्रू, कोकून से चीज मिलता है ना सिल्क, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर रियरिंग सिल्क वॉर्म क्या एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा? जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, पोल्ट्री का, वो नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही जब तक आप मलबरी लीव्स का यूज करके, लैंड का यूज करके आपने उपजाया, दैट्स ओके, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। पर एज सुन एज आपने रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स करना स्टार्ट कर दिया, वो अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे कि गाय को अगर आप खिला रहे हो घास और उससे दूध जो निकल रहा है और उससे जो पैसा आपको मिल रहा है, वो नहीं बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, गाय को खिलाना पहली सीटी, यहां तक आपको एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है। पर अगर दूध निकाल के आप बेच रहे हो तो वो इमीडिएट सोर्स थोड़ी ना हुआ, वो इमीडिएट सोर्स तो नहीं हुआ। तो वही चीज यहां पे है, मलबरी लीव्स का उपजाना और उसको रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स करके बेचना मार्केट में, ये अलग चीज है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस हो रहा है ये, और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन के साथ कंफर्म नहीं हो रहा है यहां पे, तो इसको नहीं बोलेंगे हम एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, पत्ते जब तक आप निकाल रहे हो तब तक ठीक है। तो पहली सीढ़ी पे मलबरी लीव्स आ गया, दूसरी सीढ़ी पे सिल्क वॉर्म्स आ गया, तो ये नहीं बोलेंगे क्योंकि लैंड इफेक्टिव और इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम यहां पर नहीं है। लास्ट देख लो, प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी बॉम्बे सिटी का केस है। ये भी सेम चीज है। आप ठीक है पार्टनर हो, ठीक है आप पार्टनर हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आपको जो भी पैसा आएगा उसका एक तरीके से रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा, एक रेगुलर टर्म पे, एक रेगुलर इंटरवल पे। पर क्या वो रेम्यूनरेशन आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा? वही सेम चीज जो डिविडेंड का मैंने बोला, तो नहीं होगा। हाँ, उस कंपनी को जहां तक मिल रहा है पैसा, दैट्स ओके फाइन, पर एज अ रेम्यूनरेटिव एलिमेंट आपको मिल रहा है तो नहीं बोल सकते, या एज अ डिविडेंड आपको मिल रहा है तो नहीं बोल सकते। कोर्ट ने ही कहा, रिसीट एज रेम्यूनरेशन अ कमीशन under the managing agency agreement at a certain percentage of the net profit of a company whose income was partially agricultural income was held not to be agricultural income even proportionately। ये नहीं कह सकते कि 100 में 70 रुपया आपको, मान लीजिए 70% आपको एग्रीकल्चरल इनकम से आ रहा है या 30% आपको कहीं चीज से आ रहा है, तो इस पे जो रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है ना, अब मान लो टोटल आपको 10 रुपया मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि सर 7% पे मत लगाओ, मतलब 7 रुपया पे मत लगाओ। 100 रुपया कंपनी को मिला, 10 रुपया आपको मिला रेम्यूनरेशन। अब 100 रुपया कंपनी में से जो 70 रुपया है कंपनी को एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आप उसी के प्रोपोर्शन में कह रहे हो कि सर 10 रुपया में 7% हमारा भी मत लगाओ, है ना। 70% के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूं तो 7 रुपया हमारा भी मत लगाओ, 3% पे टैक्स ले लो आप, 30% पे। तो ऐसा नहीं होता है, कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा। रेम्यूनरेशन भले ही आपको मिल रहा है जिसमें कंपनी को आधा पैसा
कुछ प्रोपोर्शन में मिल रहा है एग्रीकल्चर से, कुछ प्रोपोर्शन नहीं मिल रहा, तो आपको उसी रेम्यूनरेशन में कह रहे हो कि आप टैक्स नहीं लगे सर, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ऐसा कह सकती है कि सर 70% पे टैक्स नहीं दो, दैट्स ओके, पर आप नहीं कह सकते इसी 100 में से 10 रुपये जो आपको मिला उसमें भी 70 और 30% कर दो आप, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये केसेस थे आपके सिंपल सारे, खत्म हो गया। कल बात करेंगे रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, जल्दी खत्म हो जाएगा इनकम टैक्स आपका, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 वीडियोस और बनेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, 5-6 वीडियोस में खत्म होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, 1-2 और बन जाएगा। आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं मॉनिटरली, अगर आपको लगता है कि नहीं आई डिजर्व इट, तो प्लीज़ यूज दिस कोई QR कोड, एंड एनी मॉनिटरली सपोर्ट इज हाईली वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।